जय श्री कृष्णा मित्रों आज जो मैं इतने दिनों के बाद जन्म कुंडली अध्ययन लेकर के आया हूँ आपके सामने आपके समक्ष, वो है श्री हरीश जी की जन्म कुंडली में लेकर के आया हूँ। ये मेरे प्रिय दर्शक हैं। वैसे आप सभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वह सभी मेरे प्रिय दर्शक हैं, लेकिन ये कब से मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इनको मैंने कहा कि मैं आपकी जन्म कुंडली अवश्य अध्ययन करूंगा, लेकिन कब करूंगा यह तिथि मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन करूंगा अवश्य, ये मैंने आपको कहा था। और मेरी उस कहे हुए कथन को पूर्ण करते हुए मैं इनकी जन्म कुंडली अध्ययन आपके समक्ष आज लेकर के आया हूँ। इनकी जन्म कुंडली की जो दिनांक जो इन्होंने मुझे दी है वो है 8 नवंबर 1996, 8 नवंबर 1996 रात्रि 8:50 पे इनका जन्म हुआ। स्थान है आगरा, उत्तर प्रदेश। ठीक है मित्रों, कुछ प्रश्न है इनके, प्रश्न मैं बताऊंगा, इनकी जन्म कुंडली के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं। आज के 2 दिन पहले अथवा 3 दिन पहले, जो भी आप देख लेना, श्री विराट कोहली जी ने जो बल्लेबाजी करी और जो एक लगभग हार चुके मैच को जिताया, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने अगर वह मैच देखा होगा तो आपके भी रोंगटे खड़े हो गए होंगे। और हर कोई व्यक्ति जो कि श्री विराट कोहली जी से प्रेम करता है और भारत से प्रेम करता है, वह एक बार हक्का बक्का रह गया था कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। ठीक है मित्रों, तो श्री विराट कोहली जी, जिनको बिल्कुल बड़े बड़े दिग्गज बल्लेबाजों द्वारा, क्रिकेटरों द्वारा यह कह दिया गया था कि अब इन्हें संन्यास ले लेना चाहिए, अब इनका दौर चला गया है, वह पुनः वापस लौट करके आए। और यह देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और बहुत ही सुखद अनुभव हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो, हम ज्योतिषी हैं, हम ग्रहों के आधार पर जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और ग्रहों के आधार पर गोचर अवस्था देखते हैं, आज की स्थिति क्या है, भविष्य में क्या होने वाला है। यह हम कोई भगवान नहीं है कि हम सटीक भविष्यवाणी कर देंगे कि नहीं ये होगा। हालांकि ऐसा भी होता है, ऐसे सिद्ध पुरुष भी बैठे हुए हैं जिन्होंने कह दिया कि होगा तो 100% होगा, लेकिन फिर भी हम एक ज्योतिषी होने के नाते जहाँ तक हमारी सटीकता जाती है, वहाँ तक जो हमारे गुरुजन की जो कृपा है हम पर हुई है, जिन्होंने हमें ये ज्योतिर्विद का ज्ञान सिखाया है, ज्योतिष का ज्ञान सिखाया है, उनके आशीर्वाद को हम ग्रहण करते हुए और उनके चरणों में नमन करते हुए हम जो ये ज्योतिष का जो ये कार्यक्रम करते हैं, जो सटीक भविष्यवाणी करने का एक प्रयास करते हैं, सटीक भविष्यवाणी नहीं कहूँगा मैं, सटीक भविष्यवाणी करने का जो हम प्रयास करते हैं, वहाँ तक जब हम पूरी तरह पहुँच पाते हैं तो हमें एक सुखद अनुभव होता है। जैसा कि श्री विराट कोहली जी के लिए मैंने कहा था कि आने वाले समय में ये बहुत अच्छा खेलेंगे, 3-4-5 महीने पहले ही मैंने घोषणा कर दी थी। वह सिर्फ इनके जन्म गोचर की स्थिति को देखकर मैंने कहा था, और जैसा कि जो परिणाम स्वरूप उनकी बल्लेबाजी आप देख पा रहे हैं, सर्वविदित है, सर्वज्ञात है, यह किसी से छुपी हुई नहीं है। तो हम एक प्रयास करते हैं और हम जैसे ज्योतिषियों की जब बातें घटित होती है तो हमें थोड़ा सुखद अनुभूति होती है और हमारी आत्मा को थोड़ी शांति मिलती है। हालांकि आत्मा को शांति हमको पहले से मिली हुई है, लेकिन फिर भी हम जब किसी का कार्य होता है और जब ऐसी घटनाएं जो मतलब कि हम जो हमारे द्वारा कही गई होती है और जो वो पूर्ण रूप से घटित होती है, तो हमको थोड़ा और ज़्यादा उत्साह मिलता है और ज़्यादा हमको बल मिलता है उत्साह में। और हम ऐसी कामना करते हैं कि श्री विराट कोहली जी आगे निरंतर अच्छा खेले और सबको लाभान्वित करे। हम आते हैं अब श्री हरीश जी की जन्म कुंडली पर। तो श्री हरीश जी की जो जन्म कुंडली है वो इस प्रकार की है। हरीश जी के मैं सबसे पहले आपको पंचांग से अवगत करा देता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनका जन्म दिनांक समय मैंने आपको बता दिया है, अब मैं उनके पंचांग से आपको अवगत करा देता हूं। उनका जन्म हुआ कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी को, शुक्रवार के दिन उनका जन्म हुआ। चांदी का उनका पाया है, वैश्य उनका वर्ण है और देव उनका गण है। इन सब का अर्थ मैं आपको क्रमशः बताता हूं। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को उनका जन्म हुआ, ठीक है, मतलब लगभग जब अमावस्या आने वाली थी उसके 2-3 दिन पहले, यानी त्रयोदशी को हुआ तो चतुर्दशी और फिर अमावस्या, यानी लगभग 2 दिवस पहले उनका जन्म हो गया। चंद्रमा के 7 दिन पहले और चंद्रमा के 7 दिन बाद का जो जन्म होता है मित्रों, आप मान के चलिए उसे क्षीण चंद्रमा कहा जाता है।
क्षीण चंद्रमा में ऐसा क्या होता है कि व्यक्ति के कहीं ना कहीं मन पर इसका बुरा प्रभाव जातकों के अंदर अथवा जातिकाओं के अंदर देखा गया है। ऐसा पाया गया है कि थोड़ी सी विकट परिस्थिति होने पर वो घबरा जाते हैं और एकाएक उनका मन पे नियंत्रण नहीं रह पाता है और वो थोड़ा सा विकट परिस्थिति में चले जाते हैं, उनके प्रतिकूल जब परिस्थिति आती है। ऐसा देखा गया है जब क्षीण चंद्रमा जन्म कुंडली में होता है तो। ठीक है मित्रों, चंद्रमा के ये बल को बहुत कमजोर करने का कार्य करता है। हम जैसा कि इनकी जन्म कुंडली के ऊपर आते हैं, मिथुन इनका लग्न है, मिथुन इनका लग्न है और राशि है इनकी कन्या राशि। मिथुन लग्न है, लग्न का स्वामी जाकर के बैठा है ज्ञान भाव में। ठीक है मित्रों, मिथुन लग्न है, लग्न का स्वामी जाकर के बैठा है ज्ञान भाव में और ज्ञान का स्वामी जाकर के बैठा है, ज्ञान का स्वामी जाकर के बैठा है चतुर्थ भाव में और चतुर्थ का स्वामी पुनः जाकर के बैठा है ज्ञान भाव में। यहाँ पर चतुर्थ के स्वामी और ज्ञान के स्वामी ने परिवर्तन कर लिया है, तो ये एक परिवर्तन राजयोग है, श्रेष्ठ योग इसे कहा जाएगा। लग्न है इनका मिथुन, राशि है इनकी कन्या, मतलब कि लग्न भी इनका बुध से प्रभावित है एवं राशि भी इनकी बुध से प्रभावित है। कन्या राशि भी बुध की राशि है, मिथुन राशि भी बुध की राशि है, दोनों बुध की राशियां हैं। तो इनका जो व्यक्तित्व है वह पूर्ण रूप से बुध से प्रभावित है। हालांकि इनकी हरीश जो की राशि है, हरीश जो की नाम है, हरीश नाम में इनके मैं देख पा रहा हूँ जहां तक इनकी कर्क राशि होती है तो कर्क का भी इनके प्रभाव इनके जीवन में देखने को मिलेगा, लेकिन मुख्य रूप से इनके जीवन में प्रभाव मिथुन का देखने को मिलेगा और कुछ प्रभाव कन्या का भी देखने को मिलेगा, कुछ इनका जब नाम है हरीश उसका भी देखने को मिलेगा इनके जीवन पर। तो इसका प्रभाव इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा कि मिथुन लग्न के व्यक्तियों का स्वभाव कैसा होता है। मिथुन लग्न के व्यक्ति राजकुमारों की तरह होते हैं, पल में क्षण में नाराज हो जाते हैं, क्षण में गुस्सा हो जाते हैं, क्षण में हंसी खुशी करने लगते हैं। मतलब कुछ लोगों के सामने तो इतना घुल मिल के रहेंगे कि बिल्कुल एकदम खुशी खुशी रहेंगे, एकदम बहुत उनसे बातें करेंगे। अधिक बोलने वाली राशि है मिथुन, मिथुन राशि, मिथुन लग्न वाले थोड़े अधिक बोलते हैं। ठीक है, तो मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले का जो स्वभाव है वो वैसे तो शास्त्र में क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा कहा गया है। इसका यह अर्थ हुआ कि क्षण में तो गुस्सा हो जाते हैं और क्षण में वापस सही हो जाते हैं, यानी क्षण में तो रूठ जाते हैं और क्षण में वापस सही हो जाते हैं। तो ऐसा कहा गया है मिथुन लग्न के व्यक्ति के बारे में। अगर मैं ऐसा कहूँ तो मिथुन लग्न के व्यक्ति क्या है कि कहीं भी लोगों के साथ मिलेंगे, कहीं भी बात करेंगे तो बहुत ही सही ढंग से बात करेंगे, बहुत ही सम्मानित तरीके से बात करेंगे, बहुत ही एक इस तरह से बात करेंगे कि जैसे बहुत ही सम्मानित पुरुष है। और वैसे होते हैं सम्मानित पुरुष, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत ही मतलब कि ऐसे बात करेंगे जैसे बिल्कुल सभ्य व्यक्ति की तरह बात करेंगे और एकदम सभ्य व्यक्ति की तरह उनके साथ पेश आएंगे। लेकिन मिथुन लग्न के व्यक्ति का स्वभाव क्या, थोड़ा चिड़चिड़ा होता है, थोड़ा गुस्सेल होता है। यानी उनके जो घर के सदस्य हैं उनको ऐसा लगेगा कि जो उनके साथ हमेशा रहते हैं उनको ऐसा लगेगा कि इसका बहुत गुस्सेल स्वभाव है, थोड़ी थोड़ी बात में चिढ़ जाता है, थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा हो जाता है। सुबह अगर किसी बात पर गुस्सा हो गया तो शाम तक वो नाराज रहेगा, फिर शाम पढ़ते पढ़ते जैसे समय बीतेगा और फिर वापस घुल मिल जाएगा। मिथुन लग्न के व्यक्ति ज़्यादा समय तक नाराज नहीं रह सकते, ज़्यादा समय तक भी वो किसी भी चीज़ को लेकर के एक समय पर एक बात को लेकर वो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकते। ये मिथुन लग्न की थोड़ी कमी भी होती है और ये खासियत भी होती है। कन्या राशि क्या है, मैनेजमेंट की राशि है। मैनेजमेंट की राशि होने के कारण क्या है कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं वह हर चीज़ को मैनेज करना जानते हैं। ये भी बुध से प्रभावित राशि है, ऐसी बात नहीं, स्त्रीउचित गुण होते हैं इनके अंदर। और कहीं ना कहीं कन्या राशि वाले लोग भी कहीं ना कहीं क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा वाली प्रवृत्ति इनके अंदर होती है। थोड़ी बात पे एकदम बहुत जब खुश हो जाएंगे, थोड़ी बात पे बहुत नाराज हो जाएंगे, तो ये इनका प्रभाव है। मैं तुरंत इनके ग्रहों के बारे में बता देता हूँ। देखो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ मिथुन लग्न का स्वामी जाकर के बैठा है ज्ञान भाव में। तो ऐसे जो व्यक्ति है जिनका लग्न का स्वामी ज्ञान भाव में अगर विराजमान हो जाए तो आप मान के चलिए ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में, देखो लग्न का स्वामी जन्म कुंडली में जहां पर भी जाकर के बैठेगा उस भाव में कहीं ना कहीं एकाएक वृद्धि कर देता है। यानी लग्न का स्वामी अगर ज्ञान भाव में बैठा है तो कहीं ना कहीं ये व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि करने का कार्य करेगा। यानी जीवन में व्यक्ति को जो कुछ भी मिलेगा तो उसके ज्ञान के सहारे मिलेगा। अपने ज्ञान से ही व्यक्ति जीवन में सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा। ठीक है मित्रों, अपने ज्ञान से। ठीक है, यह जन्म कुंडली है केरी। वैसे मैं चलित कुंडली में जब मैंने देखा जाकर के तो चलित कुंडली में ये अष्टम का फल दे रहे हैं। अष्टम का फल देने से भी कहीं क्षमा चाहता हूँ, षष्टम का फल दे रहे हैं। हालांकि षष्टम का फल देने से भी ज्यादा कोई मैं समस्या देख नहीं पा रहा हूँ, बस षष्टम का फल देने से ये देख पा रहा हूँ कि मैं कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति, इसकी जब सातवीं पूर्ण दृष्टि 12वें भाव पर पड़ती है
और अगर मान लीजिए 12वें भाव में शुक्र की राशि है तो ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा स्वयं पर भी खर्च करने वाला पाया गया है। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि मिथुन लग्न के अंदर लग्नेश जो कि सप्तम भाव में जाकर पंचम भाव में जाकर के बैठ गया है बुध। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ कि मिथुन लग्न, इनकी जो मिथुन लग्न की जो राशि है, इसका जो पराक्रम भाव है तृतीय भाव, इसमें मंगल स्वयं विराजमान है। एक चीज मैं बता दूं, मिथुन लग्न के व्यक्ति की खासियत होती है कि वह अत्यंत पराक्रमी होते हैं। पराक्रमी क्यों होते हैं? क्योंकि इनके पराक्रम भाव में सूर्य की राशि है, सिंह राशि है। सिंह राशि यानी ऐसे व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी होते हैं जो ठान लेते हैं, थोड़े जिद्दी प्रवृत्ति के भी होते हैं, जो ठान लेते हैं वह वो करके रहते हैं। बस एक बार उनके दिमाग में जमनी चाहिए वो चीज़, मुझे वो करना है तो करना ही है। ठीक है मित्रों, ये थोड़ा मिथुन लग्न के व्यक्तियों के अंदर पाया गया है, ऐसा पाया गया। अभी इनके मंगल यहाँ पर आकर बैठ गए। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति हरीश जी को ये अपने जीवन में अगर इनको मौका दिया जाए, कभी इनको इनके सामर्थ्य को परखा जाए तो ऐसे व्यक्ति अत्यंत पराक्रमी आपको देखने को मिलेंगे। और हरीश जी भी कहीं ना कहीं पराक्रम करने के लिए बहुत उत्सुक होंगे एवं चाहेंगे कि मुझे मौका मिले तो मैं कहीं ना कहीं अपने पराक्रम को प्रदर्शित करूं, और समय आने पर ये अपने पराक्रम को 100% प्रदर्शित करेंगे। ठीक है मित्रों, यहाँ पर मंगल बैठने से एक थोड़ा माइनस पॉइंट देखा गया है कि अपने छोटे भाई बहनों से कहीं ना कहीं ये थोड़ा विवाद बनाने का कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है और तीसरा जो भाव है यह छोटे भाई बहनों का होता है। छोटे भाई बहनों का होने के कारण मंगल क्रूर ग्रह कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई बहनों को ये दबाने का कार्य करता है, उनको उनके ऊपर थोड़ी क्रूरता दिखाने का कार्य करता है। तो उनके साथ संबंध को ये थोड़ा माइनस कराते हुए भी दिखाएगा, थोड़ा सा परेशानी में डालते हुए भी दिखाएगा। लेकिन हाँ, ये बात मैं कह सकता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को छोटे भाई बहनों से लाभ भी मिलता है और ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहनों को लाभ देता भी है। ठीक है मित्रों, जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ मिथुन लग्न में हरीश जी की कुंडली में शुक्र जो है वो नीच के होकर के बैठे हैं, ये अच्छा संकेत नहीं है। देखो मित्रों, शुक्र क्या है? व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य है, भोग है, विलासिता है, वह अगर नीच के होकर के बैठ जाए, हालांकि मैं नवमांश में भी देख पा रहा हूँ तो नवमांश में भी मुझे नीच के तो नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ कोई ज्यादा उच्च के भी नहीं दिख रहे हैं, लेकिन नवमांश में होकर के बैठे, हालांकि बुध के साथ तात्कालिक मित्रता बना करके बैठे और बुध के साथ इन्होंने परिवर्तन कर लिया है तो इनका नीच भंग हो गया है। लेकिन मैं बता दूं आपको मित्रों, नीच भंग केवल एक विकल्प है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नीच भंग केवल एक विकल्प है। ठीक है, ये बात सही है कि 100% आपको इनका नीच का फल नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत हद तक आपको नीच का रिजल्ट इनको देखना ही पड़ेगा। नीच का है शुक्र, इसका क्या अर्थ हुआ? कहीं ना कहीं व्यक्ति के भौतिक सुखों में, भौतिक सुख व्यक्ति के पास होते हुए भी वह उसका उपभोग नहीं कर पाएगा। ये थोड़ा सा एक इसका माइनस पॉइंट रहेगा। अब देखिए, अब चतुर्थ भाव सुख का भाव है। चतुर्थ भाव के एक तरफ मंगल है, एक तरफ सूर्य है। चतुर्थ भाव को पाप कर्तरी में डाल दिया। चतुर्थ भाव का स्वामी बुध जो कि सप्तम भाव में जाकर के बैठा है, क्षमा चाहता हूँ, पंचम भाव में जाकर के बैठा है। हालांकि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ इस पर किसी पापग्रह की दृष्टि में देखूं तो किसी पापग्रह की दृष्टि में नहीं देख पा रहा हूँ। सूर्य के साथ बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। तो भाव पीड़ित हो गया है, भावपति में ठीक देख पा रहा हूँ। और भाव कारक सुख का जो भाव कारक है चंद्रमा राहु के साथ बैठ करके पीड़ित है, पक्ष बल से भी पीड़ित है। और कहीं ना कहीं केतु और शनि दोनों की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है। यह इनके जीवन में भयंकर मानसिक तनाव लाने का कार्य करेगा। और देखो क्या पीड़ित है, भाव पीड़ित है, दोनों के मध्य पाप कर्तरी में आ गया। भावपति जरूर पीड़ित नहीं है, कोई किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, लेकिन भाव कारक जो कि सुख का कारक है चतुर्थ भाव का, वो चतुर्थ भाव का जो कारक है चंद्रमा, वह भी पीड़ित है। तो कहीं ना कहीं मैं इनके सुख होते हुए भी जीवन में कहीं ना कहीं इनको सुखों से दूर जाते हुए देख रहा हूं। ठीक है मित्रों, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उपाय बताऊंगा, आप उन उपायों से कहीं ना कहीं इसमें थोड़ी कमी ला सकते हैं। ठीक है मित्रों, अब जैसा कि मैं जहां तक देख पा रहा हूँ सूर्य और बुध की यहाँ पर युति है। सूर्य और बुध की युति, वैसे देखा जाए तो सूर्य देखो इनके जन्म कुंडली में नीच का है। सुनना, सूर्य नीच का है। और मैं देख पा रहा हूँ इनकी जन्म कुंडली में सूर्य नीच का है। लेकिन जब मैंने नवमांश में जाकर के देखा इनकी कुंडली को, तो नवमांश में मैं देख पा रहा हूँ कि सूर्य इनकी कुंडली में उच्च का है। तो सूर्य उच्च का है तो क्या लग्न कुंडली में सूर्य नीच का है और नवमांश में सूर्य उच्च का है, तो क्या होगा? नवमांश का उच्च का फल माना जाएगा कि नवमांश के नीच का फल माना जाएगा? देखो, लग्न कुंडली में नीच का है तो देखने में तो नीच का ही लग रहा है ये, लेकिन जब नवमांश में जाकर देखा वो उच्च का है, तो ये आप मान के चलिए कि नीच का जितना प्रभाव देना चाहिए सूर्य को उतना वो नहीं देंगे। उच्च जितना भी श्रेष्ठ नहीं देंगे, लेकिन हाँ लगभग उच्च के समान ही इनके जीवन में फल सूर्य देंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा हरीश जी को कि आप सूर्य को जल अर्पित अवश्य करें। जल
अर्घ सूर्य को अवश्य दे। इससे आपके आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि होगी और आपके जीवन में वैसे भी आत्मविश्वास में इनके कोई कमी नहीं है, लेकिन चंद्रमा जो इनका क्षीण चंद्रमा है और उस पर दो दो पापग्रह शनि एवं केतु की दृष्टि पड़ रही है और राहु के साथ है, तो ये भयंकर ग्रहण लगा के पहले तो राहु के साथ फिर शनि की दृष्टि से विष दोष मना रहा है। बहुत ही मतलब इनके जो बार बार इनके मन में खराब विचार आना, ये ऐसे वैसे कुछ भी गलत सोचना, मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मेरे साथ ये नहीं हो रहा, मेरे साथ वो नहीं हो रहा, मेरे साथ ये नहीं क्या, ये सब गलत जो विचार, ये गलत जो भावना है, ये सब चंद्रमा के कारण इनके हो रहा है। ठीक है, मैं उपाय बताऊंगा आपको अंत में। दूसरा, मैं इनकी जन्म कुंडली में देख पा रहा हूँ कि गुरु जो कि इनके सप्तम भाव में बैठे हैं, सप्तम भाव में बैठ करके गुरु कहीं ना कहीं हंस नामक महापुरुष योग लगा रहे हैं। हालांकि दो भाव के स्वामी है, तो वैसे तो होना चाहिए, तो केंद्राधिपति दोष होना चाहिए, लेकिन केंद्राधिपति दोष इनको नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये अपनी ही राशि में बैठे हंस महापुरुष योग लगा रहे, तो केंद्राधिपति दोष जैसी कोई स्थिति इनकी कुंडली में देखने को नहीं मिलेगी। भाव नाश भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्वयं की राशि में बैठे हैं, स्वयं की राशि में बैठकर अकेले भले ही बैठे, लेकिन स्वयं की राशि में बैठे हंस महापुरुष योग लगा रहे, तो भाव नाश जैसी भी कोई स्थिति में नहीं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, अब जैसे शनि और केतु यहाँ पर बैठकर भले ही शापित योग लगा रहे हैं, लेकिन हाँ, शापित योग लगाने से इनको थोड़ी बहुत परेशानी तो अवश्य देखने को मिलेगी। लेकिन शनि किसकी राशि में बैठे हैं? शनि बैठे हैं। और एक चीज मैं बता दूं, मैं नवमांश में जाकर के देखा तो इनकी जन्म कुंडली के अंदर, नवमांश के अंदर मैं देख पा रहा हूँ जहां तक मंगल जो है, मंगल इनकी नवमांश की कुंडली में मैं नीच का देख पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगेगा कि मैं जितना पराक्रम कर रहा हूँ उसका मुझे रिजल्ट उतना मिल नहीं पा रहा है। ठीक है मित्रों, एक मैं बता दूं, देखो शनि दसम भाव में बैठे हैं। शनि दसम भाव में कहाँ के स्वामी होकर के बैठे हैं? भाग्य के स्वामी होकर के दसम भाव में बैठे हैं। निरंतर कर्म करते रहिए, अपने कर्म से अडिग मत होइए, आपका भाग्य 100% आपका साथ देगा। ठीक है मित्रों, दसम भाव में बैठे हैं। दसम भाव में किसकी राशि में बैठे? गुरु की राशि में बैठे हैं। गुरु के साथ तात्कालिक मित्रता लगा करके बैठे हैं। तात्कालिक मित्रता अगर आपको नहीं आती है तो मेरा पुराने वीडियो जाकर के देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा जल्दी बताने का प्रयास करता हूँ, समय बहुत अधिक हो गया है, समय की थोड़ी कमी है। तो तात्कालिक मित्रता लगा करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके साथ तात्कालिक मित्रता होने के कारण शनि का जो जितना बुरा प्रभाव होना चाहिए वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन एक बात, दो चीजें मैं बता दूं, 100% होगी। क्या होगी? एक तो इसकी दसवीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं विवाह में देरी आपके अवश्य होगी। ठीक है मित्रों, मतलब देरी का मतलब 27-28 तक आपका जाता जाता विवाह होगा। ठीक है मित्रों, दूसरा ये कि इसकी पार्श्वगामी दृष्टि लग्न पर पड़ रही। जीवन में जो भी आप कार्य चाहते हैं कि मुझे ये कार्य करना चाहिए या मुझे ये होना चाहिए, वो काम होगा अवश्य, लेकिन कब होगा? जब शनिदेव चाहेंगे। जब आप चाहोगे तब वो कार्य आपका नहीं होगा। या आप लिख कर ले लीजिए। ठीक है मित्रों, शनि आपका कोई भी कार्य समय पर नहीं होने देंगे। ठीक है मित्रों, वैसे मैं बता दूं, कर्क राशि होने के कारण आपके अंदर शीतलता भी है, धैर्य भी है, दूसरों के प्रति अच्छी भावना, परोपकार की भावना, अच्छो दूसरों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा सोचना, दूसरों के लिए परोपकार करना, दूसरों के लिए, अपने मित्रों के लिए सर्वज्ञ करना। वैसे मैं बता दूं, शुक्र नीच में होकर के बैठे, अपने मित्र संगति अच्छी बनाइए, नहीं तो मित्र आपको लूट लेंगे, इसमें भी कोई शक वाली बात नहीं है। कर्क आपकी राशि है, कर्क राशि होने से भी आप ध्यान रखिए, मित्र आपके सदैव आसपास रहेंगे और आपको शुक्र नीच का होने के कारण कहीं ना कहीं लूटने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। वैसे परिवर्तन हो रहा है तो इतना वह नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको, ऐसे मित्र आपके नहीं होंगे, क्योंकि शुक्र परिवर्तन भी कर रहा है और तात्कालिक मित्रता में भी है, लेकिन फिर भी आप सावधान रहिए, मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा। शनि यहाँ पर बैठकर अपनी तीसरी दृष्टि व्यय भाव पर डालेंगे। अपने चरित्र को बचा करके रखिए। कहीं अपने चरित्र को, अगर आपने चरित्र थोड़ा सा भी, अगर आपने चरित्र को बिल्कुल भी आपने बचा करके नहीं रखा, तो कहीं ना कहीं व्यर्थ के खर्चे में आपकी जन्म कुंडली में देख पा रहा हूँ। इसकी सातवीं दृष्टि पड़ेगी माता के स्वास्थ्य पर। कहीं ना कहीं आपके ये माता के स्वास्थ्य में कमी लाने का भी कार्य अवश्य करेगा, ये आप मान के चलिए। और आपके माता के साथ संबंधों को भी कड़वाहट लाने का ये शनिदेव कार्य अवश्य करेंगे। ठीक है मित्रों, अब मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि सप्तम भाव को मैंने देख लिया, आपके सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि होने से विवाह में देरी करेंगे। दो तीन इनके जो प्रश्न थे छोटे छोटे, मैं आपको बताया था क्या प्रश्न था। एक इन्होंने पूछा विवाह के बारे में। विवाह के लिए मैं देख पा रहा हूँ इनकी विवाह के लिए मैं इनकी जन्म कुंडली में देख पा रहा हूँ, ये देख पा रहा हूँ कि विवाह के लिए गुरु यहाँ पर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं, और धनु इनकी राशि बन पा रही है। इनकी जो पत्नी होगी वह थोड़ी घमंडी स्वभाव की होगी, धनु राशि होने के कारण घमंडी होगी, लेकिन पतिव्रता होगी, अपने पति के लिए सब कुछ करने वाली होगी। और इनका जो विवाह है, वो विवाह में देख पा रहा हूँ उत्तर पूर्व दिशा में। कहां पर देख पा रहा हूँ? उत्तर पूर्व दिशा में। धनु राशि होने के कारण शुक्र से भी देखा जाए तो 12वीं राशि मीन राशि है, तो उत्तर पूर्व दिशा में इनकी जन्म स्थान से, जन्म स्थान भी नहीं हो तो जहां इन्होंने अपने जीवन का अधिकतम समय व्यतीत किया वहां से उत्तर पूर्व दिशा में। ठीक है मित्रों, दूसरा मैं देख पा रहा हूँ, मैंने बता दिया। और सप्तम भाव को अगर अपन देखें तो सप्तम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का जो स्वामी है वो सप्तम भाव में बैठा है। सप्तम भाव पर शनि की दृष्टि पड़ रही है। और दूसरा देखे जाए तो 1 2 3 4 5 मंगल की कोई दृष्टि नहीं, केतु की 7 8 9 केतु की दृष्टि नहीं पड़ रही, राहु की कोई दृष्टि नहीं पड़ रही है। और शुभ ग्रह के रूप में देखा जाए तो शुभ ग्रह के रूप में
भी मैं किसी ग्रह की दृष्टि में देख रहा हूँ, शनि की दृष्टि देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा भाव पीड़ित हो गया है। और भावपति में देख रहा हूँ गुरु, तो भावपति भी कहीं ना कहीं शनि की वजह से थोड़ा सा पीड़ित हो गया है। भावपति दोनों पीड़ित हो गए। और भाव कारक है शुक्र, वह भी शनि और केतु। जन्म कुंडली मिला करके ही विवाह करिए, अन्यथा आपको दाम्पत्य जीवन में परेशानी हो सकती है, ये मैं आपको सलाह देना चाहूंगा। ठीक है मित्रों। और आपने पूछा था कि मैं कौन सा धन की स्थिति कैसी क्या रहेगी, नहीं भी पूछा तो मैं बता देता हूँ। धन की स्थिति जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, धन लाभ भाव का स्वामी पराक्रम में जाकर के बैठा है, धन भाव का स्वामी जोकर के आपके सुख भाव में बैठा है, चलित में जाकर के देखा मैंने पंचम का फल दे रहा है। सुख में मैं आपकी कोई कमी नहीं देख रहा हूँ, सुख आपको भरपूर मिलेगा क्योंकि इसका स्वामी यहाँ पर जाकर के बैठा है। लेकिन सुख भाव आपका पीड़ित, तो कहीं ना कहीं परेशानी रहेगी। धन आप एकत्रित कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत ज्यादा देख नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, मेहनत आपको दबा के करनी पड़ेगी। दबा के करने का अर्थ ये हुआ, मेहनत आपको जबरदस्त मेहनत करनी पड़ेगी, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी अधिक आप मेहनत करोगे उतनी अधिक आपको मैं सफल होते हुए देख पा रहा हूँ। क्यों सफल होते हुए देख पा रहा हूँ? क्योंकि देखो आपके यहाँ पर भी मंगल की राशि बन रही है, और मंगल की राशि बन के पराक्रम भाव में जा रही है। जितना अधिक पराक्रम करोगे उतना अधिक आपको रिजल्ट मिलते हुए मैं देख पा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, ये मैंने इनकी जन्म कुंडली का एक मोटा मोटा विश्लेषण किया है। भाग्य का स्वामी कर्म में बैठा, जितना अधिक ज्यादा आप भाग्य का साथ चाहते हो, अधिक से अधिक कर्म करो, भाग्य आपका साथ देता जाएगा। और धन की स्थिति बता दी मैंने, विवाह के बारे में बता दिया, कुछ एक छोटे मोटे प्रश्न थे, और वैसे मैंने लगभग पूरी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। उपाय के रूप में मैं इनको एक ही बात कहना चाहूंगा। उपाय के रूप में आप 2 कार्य, रत्न के रूप में अगर ये रत्न मुझसे पूछना चाहे तो मैं रत्न के लिए इनको सजेस्ट करूंगा, रत्न आप पहनिए। हालांकि चलित में अष्टम का फल दे रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं लगता स्वामी शनि भी कहीं ना कहीं मैं पीड़ित देख रहा हूँ, और बुध है, बुध भी देख रहे हो, सूर्य। आप बुध का रत्न पहन सकते हैं। बुध का रत्न पन्ना 7.25 रत्ती का आप कहाँ पर धारण करिए। वैसे देखो सूर्य के साथ ये बुधादित्य योग बना रहा है, अच्छा है। और सूर्य है जो इनके अंश पे मैं देख रहा हूँ 22 अंश पर है, और बुध है इनके कुंडली में 26 अंश पर। ठीक है, विषम राशि है, विषम राशि में मृत अवस्था में है। आप बुध का रत्न अवश्य पहने। हालांकि अस्त होने से कोई ज्यादा मैं नुकसान नहीं देख पा रहा हूँ, 12 अंश से अधिक पे अस्त होते हैं तो रिजल्ट अच्छा रहते हैं। आप एक काम करिए, बुध का 7.25 रत्ती का पन्ना पहनिए। और कहाँ पर 7.25 रत्ती का पन्ना पहनिए? सबसे छोटी वाली उंगली में, कनिष्ठिका उंगली में। और आप अभी थोड़े दिन चांदी में पहनिए, जब रिजल्ट अच्छा मिलने लगे तब आप सोने में पहन लीजिए। ठीक है, और अभिमंत्रित करा के पहनिए पंडित जी से, ये मैं आपको बता देता हूँ। और इस जन्म कुंडली में मैं उपाय आपको बता दूं। उपाय आपको एक ही करना है कि देखो भाग्य का साथ चाहिए, रोज नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करें, पहला ये। दूसरा ये कि जहां तक मैं देख पा रहा हूँ, कार्य आप जीवन में कौन सा करना चाहो, अगर मुझसे पूछे तो ऐसा कोई कार्य करिए जिसमें वाणी को बेचनी हो, यानी आप परामर्श देके लोगों को पैसा कमा सके, ऐसा आप कार्य चुनिए, बहुत पैसा कमाएंगे। ठीक है मित्रों। दूसरा मैं देख पा रहा हूँ आपके कि अगर आप एक दूसरा में एक छोटी चीज बता दूं, जीवन में किसी को पैसा उधार मत दे देना, जिसको पैसा दोगे वो 100% डूबेगा, ये आप लिख के ले लीजिए। एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता देता हूँ, रत्न मैंने आपको बता दिया भाग्य का साथ। एक आप गणेश जी का मंत्र ओम गंग गणपताय नमः, यह मंत्र आप लिख लीजिए। 100% मैं आपको कह रहा हूँ, इस मंत्र की कम से कम एक माला आप अवश्य जपिए। लग्नेश आपका कमजोर है, 26 अंश पर है, मृत है, लग्नेश मृत नहीं होना चाहिए। जीवन में कोई भी सफलता चाहिए तो लग्न और लग्नेश का अवश्य बलवान होना चाहिए। लग्न आपका 14 अंश पे है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लग्नेश को भी आप बलवान करिए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र से। ठीक है, लग्नेश बलवान हो गया, ये हनुमान जी की उपासना करिए। और ज्यादा कोई समस्या मैं देख नहीं पा रहा हूँ, शुक्र को बलवान करिए, अपने शुक्र को बलवान करने के लिए प्रत्येक शुक्रवार को आप सफेद वस्त्र पहनिए, देवी माँ के दर्शन करिए, और शुक्र का कोई भी मंत्र अथवा नवार मंत्र का आप जप करिए, नवार्ण मंत्र को आप जपिए, अथवा शुक्र का कोई भी मंत्र, बीज मंत्र हो गया ओम शुम शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र की कम से कम 1 माला 3 माला आप जपिए, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और लगभग मैंने इस जन्म कुंडली में बता दिया है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप मेरे प्रिय दर्शक, आप भी बताने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र है, कमेंट बॉक्स आपका है। जो भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी लगे आप कमेंट करिए, हरीश जी को सजेस्ट दीजिए, और मेरे वीडियो को देखते रहिए। देखते रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।